अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मूड फ्रेशर। आप सुन रहे हैं नासिर हुसैन साहब की कलम से लिखी हुई नॉवेल दिसंबर लौट आना तुम। बेहद इमोशनल और हार्ट टचिंग नॉवेल है। आप इसे ज़रूर सुनें, आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और आने वाली तमाम एपिसोड्स की नोटिफिकेशन जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। अब सुनते हैं आगे। वो कोई स्याह फाम थी, बड़े बड़े मोटे मोटे होंठ, छोटे से बाल। आवाज़ के अलावा किसी भी अंदाज से वो लड़की नहीं लगती थी। उसके हाथ में आयत नाम की तख्ती थी। उफ, तो ये नमूने इंग्लैंड में भी होते हैं। वो शायद यूनिवर्सिटी की तरफ से आई थी जिसमें उसने अप्लाई किया था। वो स्याह फाम लड़की आगे आगे चल रही थी और वो उसके पीछे पीछे चल कम और इधर उधर ज़्यादा देख रही थी। कई बार वो लोगों से टकराते टकराते बची थी। फिर वो एयरपोर्ट के अंदरूनी अहाते से बाहर निकल आए। उसने सर उठाकर ऊपर की तरफ देखा। कई घंटों बाद उसे आसमान देखना नसीब हुआ था। आसमान बिल्कुल वैसा था जैसे पाकिस्तान में होता था और ये वो वाहिद चीज़ थी जो मुसाबहत रखती थी, वरना वहाँ की एक एक चीज़ मुख्तलिफ थी। उसका दिल चाहा जोर से चीख चीख कर आसमान को बता दे कि मैं इंग्लैंड आ गई हूँ। काले बादलों को, उड़ते परिंदों को, लंदन की बड़ी बड़ी इमारतों को। फिर उसने ऐसा किया भी। जाने क्यों वो खुद भी काबू न रख सकी और उसके मुंह से निकलने वाली चीख लंदन की फिजा में गूंज उठी। उस स्याह-फाम लड़की ने मुड़कर तशवीश से उसे देखा। ये पाकिस्तानी उसके लिए हमेशा अजीब होते थे। व्हाट हैपेंड? उसने नागवारी से पूछा। नथिंग। वो खजालत से मुस्कुराती गाड़ी में आकर बैठ गई। हालांकि अभी उसका कैद होने का कोई इरादा नहीं था। वो वहाँ की एक एक चीज़ को छू कर महसूस करना चाहती थी। लेकिन खैर, अभी बहुत वक्त था लंदन को दिल और आँखों में कैद करने के लिए। लंदन उसका ख्वाब था और ये उस ख्वाब की ताबीर। एक हफ्ता पहले जब उसने रोहल को रिश्ते के लिए मना किया था तो घर में इस मौजू पे दोबारा बात नहीं की गई। उसे सर से मनोबोझ हटता दिखाई दिया। गले का कांटा वो निकाल चुकी थी, लेकिन लंदन जाने वाली बात अभी भी वहीं खड़ी थी। मम्मा ने वादा किया था वो अब्बू से बात करेंगी, लेकिन बात करने की उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अब्बू हमेशा से ही कुछ सख्त मिजाज और गुस्सैले थे। मम्मा बहुत डरती थी उनसे, लेकिन वो उठते बैठते मम्मा को उनका वादा याद दिलाती। बहरहाल एक दिन अम्मारा बेगम ने अपने अंदर हिम्मत पैदा करके बात करने की ठानी। वो उनकी बेटी थी और सबसे प्यारी भी। वालिदैन औलाद की खुशी के लिए आखिरी हद को भी छू लेते हैं, तो वो क्यों ना करती। औलाद की मोहब्बत है ही ऐसी जालिम से। मगर जिस दिन उन्होंने आयत के अब्बू से बात की तो उनकी सोच के मुताबिक वो भड़क उठे। उनका भड़कना लाजमी था। वो अकेली बेटी को बैरून मुल्क भेजने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। हर बात के बीच में जात बिरादरी हायल हो रही थी। अम्मारा बेगम काफ़ी देर तक तहम्मुल मिजाजी और रसानियत के साथ उनसे बहस करती रहीं। वो ये कहकर उनके दिल में नर्म गोशा पैदा करने लगी कि गांव वाले उन पे फ़ख्र करेंगे, उनकी बेटी लंदन से पढ़ कर आई है। उनकी इज्जत होगी, कितना ऊंचा नाम होगा। जिस गांव में किसी लड़के ने भी लंदन में तालीम हासिल नहीं की, वहाँ हमारी बेटी तालीम हासिल करेगी, हमारी इज्जत को चार चांद लगाएगी। और भी कुछ ऐसी बातें वो उनके दिमाग में डालती रहीं। शौहर था उनका, सारी ज़िंदगी साथ गुजारा था। उनसे बढ़कर उनके मिजाज को कौन भला समझ सकता था। वो सोच में ज़रूर पड़ गए, लेकिन पूरी तरह रजामंद नहीं हुए। और ऐसे ही कुछ दिन मुजीद कोशिशों के बाद उन्होंने उनको मुतमईन कर ही लिया।
आयत इतनी ही खुश थी जितना उसे होना चाहिए था। उसकी टिकट हो गई, पासपोर्ट बना, ये सब एक सपना लग रहा था उसे। उसने उसी दिन से ही सामान को पैक करना शुरू किया। उसके कदम गोया जमीन पे ही नहीं टिक रहे थे और वक्त की सुइयों ने जिंदगी को थोड़ा आगे धकेला। और वो दिन भी आ गया जब वो पाकिस्तान एयरपोर्ट पर खड़ी थी। उसे विदा करने इस वक्त मम्मा, अब्बू और उसकी बहन आए थे। उसे इस वक्त सब कुछ अच्छा लग रहा था। आखिरी बार उसे अल्लाह हाफिज कहते वक्त उसके बाप ने उसे करख्ती से साथ कुछ नसीहत की थी। तुम्हें मालूम है, आज तक हमारे खानदान में कोई बैरून मुल्क नहीं गया। हम तुम्हें रियायत दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारी इज्जत और हमारे भरोसे का खून करो। बहुत यकीन के साथ तुम्हें भेज रहे हैं। हमारा यकीन कभी मत तोड़ना। इस वक्त वो इतनी खुश थी कि उसे अपने बाप की नसीहत भी बुरी नहीं लगी, जो उसे हमेशा से ही बुरे लगते थे। फिर यूं हुआ, ख्वाबों ख्यालों में रहने वाली वो दीवानी सी लड़की लंदन पहुंच गई। वो स्याह फाम लड़की गाड़ी खुद ड्राइव कर रही थी और वो पिछली सीट पे बैठी मुंह खोले सड़कों को और बड़ी बड़ी इमारतों को देख रही थी। टीवी ड्रामों में देखना अलग बात थी, लेकिन सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखना किस कदर दिलकश था, ये कोई आयत से ही पूछता। उसकी बड़ी बड़ी आंखें इन खूबसूरत मनाजिर को अपने अंदर कैद करने की कोशिश कर रही थी। उसे रोड पे एक छोटे बालों वाली बूढ़ी नजर आई, जिसने जीन्स के ऊपर टी शर्ट पहनी थी और इस लिबास में काफ़ी अजीब लग रही थी। वो काफ़ी देर तक उसे देखकर मुस्कुराती रही। वो स्याह-फाम लड़की अलबत्ता बेनियाजी से ड्राइविंग करने में मसरूफ़ थी। दूसरे मुल्कों से आए लोग कैसे पागल हो जाते हैं, ये तजुर्बा वो पहले भी काफ़ी बार कर चुकी थी। खुसूसन पाकिस्तानियों के बारे में वो कुछ अच्छे ख्यालात नहीं रखती थी। और ऐसे ही एक आध बार उसने बैग्यू मिरर में से इस अजीब अहमक लड़की को देखा, जो विंडो से डराने की तरह सर बाहर निकाल कर जाने क्या खोजने में मसरूफ़ थी। गाड़ी एक आलीशान ऊंची बिल्डिंग के पास रुक गई। वो मुंह खोले हैरत से ऐसे बिल्डिंग को देख रही थी जैसे उसके सामने 1000 साल पुराना डायनोसर का मुजस्समा रखा हुआ हो। स्याह-फाम लड़की ने उसे 3 बार आवाज़ दी, मगर वो बिना सांस लिए यूनिवर्सिटी की इमारत को देखे जा रही थी। लंदन की बड़ी बड़ी इमारतों के दरमियान में वो इमारत एक शान से सर उठाए खड़ी नजर आ रही थी, सबसे अलग, सबसे मुनफरद। एक्सक्यूज़ मी, उस लड़की ने जोर से गाड़ी पे हाथ मारकर उसे होश में लाने की कोशिश की, और वो होश में भी मुकम्मल तौर पर नहीं आई। इसलिए विंडो खोलकर निकलने की बजाय खिड़की से निकलने की कोशिश कर रही थी। उस स्याह-फाम को वो वाकई पागल लगी। उसने विंडो को ओपन किया और वो शर्मिंदा शर्मिंदा सी बाहर निकल आई। वो बिल्कुल इस इमारत के सामने खड़ी थी। इस इमारत की कद उसकी कद से कहीं ज़्यादा ऊंची थी। जब पैसा हो तो क्या नहीं होता। कागज़ के वो टुकड़े वाकई बहुत ताकतवर थे। फिर अचानक उसे अपना बैग याद आया। वो दौड़ती हुई डिग्गी से बैग निकालने लगी, जो काफ़ी हद तक भारी लगी उसे। मम्मा ने ठूस ठूस कर उसमें जो दुनिया जहाँ की चीज़ें भरी थी, उनसे बैग को भारी ही होना था। बैग को निकालकर उसने एक उम्मीद भरी निगाह से उस लड़की को देखा। अगर इस वक्त वो ये सोच रही थी कि वो लड़की बैग उठाने में उसकी मदद करेगी, तो वो अहमक तरीन थी। ये उसका मुल्क नहीं था, जहाँ मरवत के ढोल पहन के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। वो इस वक्त लंदन में खड़ी थी, जहाँ जिसका काम उसी को साझे के तहत काम होता था। उसे गुस्से से घूर कर देखने के बाद वो अपना बैग घसीटती हुई अंदर दाखिल हुई।
और अंदर आकर वो एक बार फिर बर्फ बन गई। हजारों फीट दूर दूर तक फैला वो खूबसूरत लॉन, वो बड़ा सा खूबसूरत तालाब, वो फव्वारा, वो खूबसूरत सरसब्ज घास, वो फूलों के बाग। आह, क्या मंजर था! वो भारी बैग को खींचती घास के दरमियान बने रास्ते से सामने वाली बिल्डिंग में जा रही थी। इस इमारत के अंदर भी कई और इमारतें थीं। आसपास घास पे बैठे हुए स्टूडेंट्स आंखें उठा उठा कर इस पाकिस्तानी लड़की को देख रहे थे, मगर वो उन्हें नहीं, इस वसी व अरीज खूबसूरत इमारत को देखे जा रही थी, जो उसकी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। नेट पे जो तस्वीर उसने देखी थी वो तो कुछ भी नहीं थी इस लाइव मंजर के सामने जो उसकी काली काली आंखें देख रही थी। वो स्याफाम लड़की रुक रुक कर उसे घूर कर देखती और वो खजल से सर झटक कर फिर से चलने लगती। एक तो बैग नहीं उठाती कमबख्त, और ऊपर से कुछ देखने भी नहीं देती। ये तो रोज देखती होगी, मैं देखूं या ना देखूं उसे क्या परवाह। वो बुरी तरह जज होकर सोचने लगी। वो उसे दूसरी मंजिल पे एक कमरे में ले आई। वो बैग के साथ उस कमरे तक कैसे पहुंची, ये बड़ी लंबी कहानी है। वो कमरा काफ़ी बड़ा और खूबसूरत था। ये सरसरी सा देखने पे ही उसे अंदाज़ा हो गया, लेकिन पहले की तरह वो मुंह खोले देखे नहीं खड़ी हुई, बस उस लड़की से कुछ इन्फॉर्मेशन लेने लगी। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उसे अपना खाना खुद बनाना था। ये पहला धचका था। अच्छी सी लंच का ख्वाब फिर से उड़ गया। दूसरा धचका उसे तब लगा जब उसे बताया गया इस कमरे में वो अकेली नहीं है। और तीसरा धचका सबसे ज़्यादा खतरनाक था। उसके मुताबिक उसके कमरे में एक और अफ्रीकन लड़का भी उसके साथ रहेगा। वो मुंह खोले बिना पलकें झपकाए उसे देख रही थी। ये कैसे मुमकिन था? वो अपना कमरा किसी लड़के के साथ शेयर करती? थोड़ी सी मुजीद इन्फॉर्मेशन देने के बाद वो गधे के सर सींग वाले मुहावरे की तरह गायब हो गई। काफ़ी अजलत में लग रही थी, लेकिन उसकी सब सोचों के दरमियान यही एक सोच आ रहा था, वो किसी लड़के के साथ आखिर कैसे रहेगी? ये तो नामुमकिन सी बात थी। उस लड़की के सामने वो इसलिए कुछ नहीं बोली क्योंकि उनके लिए ये गैर मामूली बात नहीं थी, मगर इस पाकिस्तानी लड़की के लिए ये सबसे बड़ा मसला था। शाम का वक्त हो रहा था। सूरज की सुनहरी सुनहरी रोशनी पूरे लंदन को अपने रंग में रंग रही थी। वो शॉल ओढ़े खिड़की के पास खड़ी नीचे के मंजर को देख रही थी। कभी कभी जिंदगी कितनी हसीन लगती है। आम लोग भी कितने खूबसूरत लगने लगते हैं। जैसे इस वक्त वहाँ से नज़र आते वो स्टूडेंट्स, वो फूलों को पानी देते माली, आसमान पे गोल गोल चक्कर काटते वो रंग बिरंगे परिंदे। 1 घंटे से वो वहाँ खड़ी सब देख रही थी, लेकिन अभी भी उसका दिल नहीं भरा। ऐसे खूबसूरत मनाजिर से भी भला किसी का दिल भर सकता है? लंदन तो लंदन है, लंदन की क्या ही बात है। उसे भूख का एहसास हुआ। एयरपोर्ट से यहाँ आकर भी उसने कुछ नहीं खाया, और वो स्याह फाम आदतन कुछ ऐसी बद इखलाक वाकई हुई, उसने एक बार मरवतन भी नहीं पूछा कि कुछ खाओगी। वो जो पाकिस्तान से बड़े बड़े लंच का सोच कर निकली थी, उसकी हर सोच पर पानी फिर चुका था। उस लड़की ने सिर्फ इतना बताया, ये किचन है, ये सामान, और ये हो तुम। अब आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। और वो ऐसे भागी जैसे उसके पीछे अफ्रीका का कोई शिकारी कुत्ते पड़ गए हों। अंदाज से ऐसा लग रहा था वो सुबह से जान छुड़ाने के चक्करों में थी। उफ, अगर इतनी ही बदइखलाक थी तो एयरपोर्ट तक ही क्यों आई? वो वहाँ से यहाँ खुद भी आ सकती थी। उसने गुस्से से सोचा और किचन में चली आई। किचन क्या था, कमरे से अटैच एक छोटा सा हिस्सा जिसे किचन की शक्ल दे रखी थी उन्होंने।
पूरा आधा घंटा वो चीज़ों को उठा उठा कर देखती रही, जैसे किचन में नहीं किसी म्यूजियम में पहुंच गई हो। एक चीज़ मुख्तलिफ, वो जितनी ही पढ़ी लिखी और मॉडर्न क्यों न थी, यहाँ आकर उसकी भी अकल दंग हो रही थी। नई नई चीज़ें और उन्हें इस्तेमाल करने के भी नए नए तरीके। उसे सामने मिनी फ्रीज नज़र आई, जैसे पाकिस्तान में छोटे वाटर फिल्टर मशीन होते हैं। इस वक्त उसने शिद्दत से दुआ की कि काश फ्रिज में से कुछ बना बनाया मिल जाए, मगर वो एक हकीकी फ्रिज थी, किसी ड्रामे की नहीं। अलबत्ता अगर ड्रामे का होता तो वहाँ ढेर सारी फ्रूट्स के साथ साथ कई किस्म के सालन भी होते, मगर अफसोस इस फ्रिज में कच्चे गोश्त के अलावा कुछ नहीं था। इस गोश्त को देखा, वो भी कुछ अलग किस्म का महसूस हुआ। जाने किस चीज़ का था, उसे मुफ्त में ही कराहियत होने लगी। उन्हें वापस अपनी जगह पर रखकर उसने फ्रिज का ढक्कन बंद कर दिया और काउंटर की तरफ घूमी। सामने चूल्हा रखा था और इसने चूल्हे के बटन को ऑन किया और मतलासी निगाहों से हर तरफ का जायज़ा लेकर खाने के लिए कुछ ढूंढने लगी। अलमारी पर भी कई किस्म के मसाला जात रखे थे, मगर खाने के लिए कुछ नहीं था। उस स्याफ़ाम लड़की ने उसे ये बताया कि उसे खाना खुद बनाना है, मगर उसने ये नहीं बताया सामान भी उसे खुद ही मंगवाना है। वो बेचारी खामखा ही लंदन की तारीफ कर रही थी। इतने बड़े मुल्क के इतने बड़े शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में खाना खुद बनाना था। लो, ये इंसानियत है। पता नहीं ये अंग्रेज़ चाहते क्या हैं। खैर, खाने के लिए कुछ नहीं था, मगर वो चाय तो बना ही सकती थी ना। चीनी तो वो सेकंड में पा चुकी थी, लेकिन अब पत्ती की तलाश थी। उस लड़की ने बताया, यहाँ एक अफ्रीकन लड़का भी होता है। पता नहीं वो इंसान था या जानवर। हर चीज़ इधर उधर बिखरी पड़ी थी। पूरे किचन की बैंड बजी हुई थी। 2-4 गालियों से नवाजने के बाद वो फिर से पत्ती की तलाश में लग गई, मगर इस वक्त पत्ती और ईद के चांद में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। चलो, मेरी किस्मत, बिना पत्ती वाली चाय ही बना लेती हूँ। जब वो काफ़ी देर तक ढूंढने में नाकाम नजर आई, तभी कंधे उचकाकर बोली। सर्दी का जोर बढ़ता जा रहा था। उसने स्याह शीशे वाले शॉल को अपने गिर्द अच्छी तरह लपेट लिया और एक बर्तन में पानी डालकर चूल्हे पे रख दिया। उसके बाद वो मिशन माचिस सर्च में लग गई। उसे तलाशना भी इतना ही मुश्किल था जितना चाय की पत्ती को, मगर वो एक ज़रूरी आइटम था, होना तो चाहिए था। इसलिए उसने उम्मीद नहीं छोड़ी और स्टूल के जरिए ऊपर नीचे होकर उसने एक एक खाना देख लिया। ना माचिस मिला और न ही उसे मिलना था। उसे पहली बार अपने आप पर तरस आया। ये ख्वाहिशात इंसान को कहाँ से कहाँ ले आती है। यही तो इंसान को ज़िंदगी से मौत तक का सफ़र भुला देती है। उसकी खुशकिस्मती थी या फिर खुदा को उस पे तरस आ गया जब उसकी नज़र चूल्हे पे रखे पिस्तौल पर पड़ी। पहले वो चौंकी, फिर बुदक कर पीछे हटी और फिर जहन को इस्तेमाल करते हुए उसे याद आया, ये पिस्तौल नुमा माचिस पाकिस्तान में भी होते हैं, लेकिन उसका शेप बिल्कुल असल पिस्तौल जैसा था। इसलिए वो डर रही थी कहीं असली पिस्तौल ही ना हो। वो उसे हाथ में उठाकर देखने लगी। थोड़ा भारी महसूस हुआ। उसकी शक को तक़वियत मिली। हाथ में लेने के बावजूद भी वो ट्रिगर दबाने से डर रही थी। फिर उसने कुछ यूं किया, कानों में भर भर कर रुई ठूस ली और पिस्तौल का रुख आसमान की तरफ किया। ट्रिगर दबाने से पहले वो बिस्मिल्लाह पढ़ना नहीं भूली। न कोई धमाका हुआ, न कोई गोली चली, बस हल्का सा आवाज़ पैदा हुआ तो उसे थोड़ा हौसला मिला। ये अमल 3-4 बार करने के बाद जब वो मुकम्मल तौर पर ये जानने में कामयाब हुई कि वो कोई पिस्तौल नहीं है, तो उसने उसका रुख चूल्हे की तरफ किया और ट्रिगर दबाने के लिए उंगली उस पर रखा। वो पागल लड़की ये भूल चुकी थी
कि उसने 20 मिनट पहले गैस ऑन किया था। अब माचिस जलाने की सूरत में आग भड़क सकता था। उसने झुककर ट्रिगर दबाया और वही हुआ जो होना चाहिए था। एक बहुत बड़ा शोला ऊपर को उठा और तेजी से उसकी साल को अपने लपेट में ले लिया। वो जोरदार चीख मारकर पीछे हटी। शॉल अभी भी उसके कंधों पर था जिस पे आग भड़क रही थी। चीख पर चीख मारती उसने शॉल को उतार कर दूर फेंका। ओए अहमक, इतना ना देख सकी। शॉल बिजली की तार पर जा गिरा, जिससे थोड़ी देर बाद शॉर्ट सर्किट होकर पूरे हॉस्टल को आग लग सकता था। और उसे अपनी हिमाकत का एहसास तब हुआ जब ये सब हो चुका था। शॉल के जरिए आग तार तक पहुंच गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरे तारों तक। वो बेयकीनी सी खड़ी सब देख रही थी। क्या ये सब सच में हो रहा था? और उसे यकीन तब आया जब पूरे किचन में चारों तरफ आग फैल चुकी थी। यहाँ तक बाहर जाने वाला रास्ता भी बंद नजर आ रहा था। पूरे कमरे में धुआं फैल गया और वो हवास बाख्ता होकर इधर उधर देख रही थी। धुआं नाक से अंदर दाखिल होकर सांस लेने का रास्ता बंद कर रहे थे। वो डरी सहमी खड़ी सब देख रही थी। बचाओ बचाओ, कोई है, वो हलक के बल चिल्लाई। फिर उसे याद आया वो अंग्रेजी मुल्क में है। हेल्प मी, वो पूरी शिद्दत से चिल्ला रही थी। मौत को बिल्कुल पास ही खड़ी वो देख रही थी, बिल्कुल करीब। उसका दम घुट रहा था और आग को देखकर उसे वहशत होने लगी। आग से वो हमेशा से डरती थी, क्योंकि आग सब कुछ जलाकर राख कर देता था। जिस तरह वो राख बन जाती कुछ पलों में, कुछ लम्हों में, वो उस आग के समंदर में गायब हो जाती। और फिर डर और घुटन इतना ज़्यादा था कि वो गश खाकर वहीं गिर पड़ी। उसकी आंखें बंद हो रही थी। लाशऊर की दुनिया में जाने से पहले उसने कुछ आवाज़ें सुनी, कुछ शोर सुना और कुछ महसूस किया। फिर वो बेहोश हो गई। रात के वक्त वो सर झुकाए प्रिंसिपल ऑफिस में बैठी थी। उसकी आंखों में निदामत की लकीर वाज़ेह नज़र आ रही थी। अधेड़ उम्र प्रिंसिपल ने ऐनक के ऊपर से घूर कर उसे देखा। हमें आपसे इतनी हिमाकत की तवक्को नहीं थी, वो अंग्रेजी में बोले थे। उसका सर मुजीत झुक गया। अगर आपकी शॉल को आग ने पकड़ भी लिया तो आप उसे फर्श पर फेंक कर किसी बड़े नुकसान से बच सकती थी। इस बेवकूफ़ी का नतीजा मालूम है आपको? आप मर सकती थी, आपकी जान भी जा सकती थी। शुक्र अदा करें उस लड़के का जिसने अपनी जान बचाकर आपकी जान बचाई। उसने मुआज़रत खा अंदाज में सर उठाकर प्रिंसिपल को देखा। आई एम सॉरी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। वो वाहिद जुमला जब सब ठीक कर सकता था। ऑफिस से निकलकर वो बाहर आई। आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो पहले दिन ही अपना इमेज खराब कर चुकी थी, सबकी नज़रों में आ चुकी थी। लोगों का ये ख्याल पाकिस्तानी बेवकूफ़ होते हैं सही साबित कर चुकी थी। वो तो अपने आप से निगाहें मिलाने के काबिल भी नहीं रही थी। अगर वो जल जाती तो? और वो लड़का, वो कौन था जिसने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई थी? इस अजनबी मुल्क में अजनबी लोगों में उसका हमदर्द कौन था जो अपनी जान की परवाह किए बिना उसके लिए आग में कूद गया? वो तो यहाँ इस मुल्क में किसी को नहीं जानती थी। फिर वो जब बेहोश थी और कुछ स्टूडेंट्स उसके इर्द गिर्द खड़े थे, सभी उस लड़के की तारीफ़ें कर रहे थे। इस वक्त उसने तवज्जो नहीं दी, मगर अब जब वो सोच रही थी तो कुछ समझ नहीं पा रही थी। चलो, जो भी था अल्लाह उसे खुश रखे। वो उसे सिर्फ दुआ दे सकती थी जो वो दे रही थी, लेकिन अपनी बेवकूफ़ी पर उसे रह रह कर गुस्सा आ रहा था। वो कमरे में आकर भी काफ़ी देर तक रोती रही। रात का अंधेरा फैल चुका था। खिड़की खोलकर वो चांद को देखने लगी।
वो हमेशा की तरह सितारों की झुरमुट में सर ताने हुए था, मगर जाने क्यों उसे आज चांद भी उदास लगा। काफ़ी देर वो वहीं बैठी रही। लंदन का शहर अंधेरे में डूबा हुआ था और यही अंधेरा इस वक्त वो अपने अंदर भी महसूस करने लगी थी। बड़े वक्त के बाद वो खुद को नॉर्मल करने में कामयाब हुई। कितना मुख्तसर वक्फा था जिंदगी का। ज़्यादा वक्त तो नहीं लगा उसे वहाँ से यहाँ आने में। कल सुबह उसने घर पे अपनी आँख खोली थी, जबकि आज इस अजनबी मुल्क, अजनबी शहर, अजनबी कमरे में बस कुछ लम्हे। पाकिस्तान अब उसके लिए सिर्फ एक याद था। सर्द हवाएं अंदर दाखिल होने लगीं। उसने खिड़की बंद करके आखिरी बार चांद को देखकर नाक मुंह चिढ़ाया। आ गए ना तुम मेरे पीछे पीछे लंदन। चांद मुस्कुरा दिया। उसने दरवाज़ा बंद कर दिए। पीछे मुड़ते ही उसे याद आया ये कमरा अकेला उसका नहीं है, और ये सोच सोच कर उसे वहशत होने लगी। जाने वो कौन होगा, कैसा होगा। एक तो आज पहले ही दिन इतना बड़ा मसला खड़ा कर चुकी थी और ऊपर से उस लड़के की वजह से काफ़ी परेशान थी। उसने सोचा यही था, रात को प्रिंसिपल से बात करके अपना कमरा बदलवा देगी, या उसका बदलवा देगी या फिर उस लड़के का। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था, उसकी सोच से अलग। रात 10 बजे तक वो नींद को दूर भगाती रही। फिर जब वो अपनी कोशिश में नाकाम हुई तो उसने जाकर दरवाज़ा अंदर से अच्छी तरह बंद कर दिया और बेड पर सोने के लिए लेटी। अब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अचानक हर शय से दिल उचाट हो गया था। वो करवट बदल कर नींद को बुलाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो सुबह से भूखी है ये बात भी वो भूल गई थी, क्योंकि उसके पास सोचने के लिए बहुत कुछ था, जिनमें शहर फहर से ये रूम शेयरिंग वाला मसला था। सारे मसाइल हल हो जाते, सब ठीक हो जाता, अगर बीच में ये आग वाला सीन ना आया होता। मगर अब क्या हो सकता था। ये तो अच्छी बात थी, उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर उसे कुछ हो जाता तो। लंदन, तुम मेरे ख्वाबों के शहर हो, प्लीज़ मुझसे मेरा कुछ मत छीनना। उसने आंखें मींच कर सच्चे दिल से दुआ की। अगली सुबह उसकी आंख देर से खुली। देर से सोई थी तो देर से ही उसे जागना था। वॉशरूम में मुंह हाथ धोने के बाद वो आईने के सामने बाल बनाने लगी। वो अभी तक कल वाले स्याह फ्रॉक में मलबूस थी और फिलहाल उसे चेंज करने का उसका इरादा था भी नहीं। आज उसने नाश्ते का इंतज़ार नहीं किया। ये पाकिस्तान नहीं था और नहीं मम्मा यहाँ मौजूद थी, जो सुबह सुबह ही उसके लिए कमरे में नाश्ता लाती। अब उसका पेट बिल्कुल खाली था। भूख की वजह से दिल बैठा जा रहा था। 24 घंटे से पानी के सिवा कुछ पेट में नहीं गया। खुद से बनाने के बारे में वो सोच भी नहीं सकती थी। जो हुआ था उसके बाद शर्मिंदगी के साथ साथ वो डर भी रही थी। लेकिन भूख भी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। कैंटीन से ही कुछ खा लूँगी, यही सोचकर वो कमरे से बाहर निकल आई। उसके साथ रहने वाला अफ्रीकन लड़का रात को नहीं आया, और क्यों नहीं आया ये उसे नहीं मालूम था। उसने फ़कत उसके न आने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। हो सकता है वो आया हो और दरवाज़ा खटखटाता रहा, मगर वो गहरी नींद में थी। लेकिन वो उसके बारे में नहीं सोचना चाहती थी। इनफैक्ट इस वक्त वो खाने के अलावा कुछ और सोच भी नहीं सकती थी। खूबसूरत सी संगमरमर की सीढ़ियाँ जो शीशे की तरह चमक रही थी, जिनमें उसे अपना अक्स भी नज़र आ रहा था, उबूर करती वो नीचे लॉन की तरफ आई। इस वक्त स्टूडेंट्स का एक समंदर वहाँ खड़ा था। किसी मेले का समा पेश कर रहा था वो यूनिवर्सिटी। इन स्टूडेंट्स में तकरीबन सभी सफ़ेद फार्म ही थे, मगर बीच बीच में कुछ सियाह फार्म भी घूमते नज़र आ रहे थे। ऐसे जैसे भेड़ों की मंडी में कुछ सियाह भेड़ भी शामिल हों। सभी जीन्स और टी शर्ट्स में थे।
किसी ने छोटे स्कर्ट्स पहने हुए थे। उन सब से अजीब वही थी जो पूरे कपड़ों में मलबूस थी और गले में दुपट्टा डाले हुए खड़ी थी। जिस तरह पाकिस्तान में कोई अंग्रेज़ आ जाता तो उसे सभी पाकिस्तानी आंखें निकाल कर देखते, क्योंकि वो सबसे अजीब लग रहा होता। आज वो भी बिल्कुल ऐसे ही अजीब लग रही थी। लेकिन यहाँ के लोग बहुत मसरूफ़ थे। उनके पास इतना वक्त नहीं था जो गर्दन उठाकर इस सब से अलग लड़की को देखते। उफ, वो तो इंसानों के इस रेले में गुम ही हो जाती। फिर अपने आप को ढूंढना भी मुश्किल था। हजारों स्टूडेंट्स में से कौन उसे जानता था? किसे क्या मालूम था कि वो कौन थी? कुछ झिझकते हुए वो आगे बढ़ी और घास के दरमियान मौजूद रास्ते पर चलती हुई कैंटीन की तरफ जाने लगी। लेकिन उसे क्या मालूम कैंटीन कहाँ है? इतने बड़े यूनिवर्सिटी में कैंटीन को ढूंढना आसान था क्या? यही सोचकर वो एक सुर्ख बालों वाली लड़की के पास आई, जिसकी आंखें चाइनीज़ की तरह छोटी छोटी थीं। वो हाथों में कोई किताब लिए मसरूफ़ नज़र आ रही थी। एक्सक्यूज़ मी, कैन यू टेल मी अबाउट कैंटीन? क्या आप मुझे कैंटीन के बारे में बता सकती हैं? उस लड़की ने सरसरी सा सर उठाकर उसे देखा। न वो बर्फ़ बनी और न ही उसे घूरने खड़ी हो गई। सॉरी, आई एम बिज़ी। उसने माजरत करते हुए इनकार कर दिया। हद है, ऐसी भी क्या बेमरौवती। दूर से आई मेहमान को कोई यूं इतनी रुखाई से जवाब देता है क्या? इट्स ओके, वो यही कह सकती थी। अब जंग तो करने से रही। उसे भरपूर गुस्से से देखने के बाद वो आगे चलकर एक और लड़के के पास आई और अपना मसला पेश किया। बिजी डार्लिंग। डार्लिंग? अगर पाकिस्तान होता तो वो कहती घर में माँ बहन नहीं है क्या? लेकिन इन कमबख्तों को अब क्या कहना, यहाँ जिसे देखो बिजी है। बिजी बिजी बिजी। वो झिंझलाहट का शिकार होने लगी। क्या बिजी कौन सा जहाज उड़ाते हैं ये? उस पर भी भरपूर लानत भेजने के बाद वो आगे बढ़ी और घास पे बैठी एक लड़की से वही पूछने लगी जो अब तक पूछती आ रही थी। उसने महज इशारा करके कैंटीन के बारे में बताने की कोशिश की और इशारा भी ऐसा किया कि आयत की 7 नस्लों को समझ नहीं आना था। उसने जब उसे साथ चलने के लिए कहा तो उसने ये कहकर मना किया, आई एम बिजी, और उसका दिल चाहा यूनिवर्सिटी की इमारत उठाकर उसके सर पर दे मारे। अंग्रेज़ इतने बदअखलाक भी हो सकते हैं? उसने एक पल भी नहीं सोचा। उस लड़की पे अपना गुस्सा उसने कुछ यूं उतारा, इट्स ओके, यू आर ए गधा। उर्दू उसके बाप को भी समझ नहीं आनी थी। गाधा? उस लड़की ने सवालिया अंदाज में वो लफ्ज़ दोहराया। गधा मीन स्वीट गर्ल। उसने फौरन गलत तस्दीक की, जिस पे वो ऐसे मुस्कुरा दी जैसे दुनिया भर की अच्छाई उस पे आके ख़त्म होती हो। थैंक्स, सेम टू यू। वो पैर पटकती वहाँ से दूर निकल आई। ये कैसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ कोई किसी की मदद ही नहीं करता? सभी मसरूफ़ हैं, हद है वैसे। इतने बदअखलाक अंग्रेज़, अल्लाह माफ़ी दे इन गोरों से। वो अब किसी से पूछना नहीं चाह रही थी। खुद अपनी मदद आप के तहत वो कैंटीन ढूंढना चाह रही थी, मगर 20 मिनट खार होने के बाद उसे अंदाज़ा हो गया था ये सब इतना आसान नहीं है। पेट में चूहे नहीं, हिरनी दौड़ रहे थे। सपनों के शहर में ये क्या हो रहा था उसके साथ? सफ़ेद ईंटों वाले रास्ते पे वो चलती जा रही थी, जिनके आसपास खूबसूरत फूल वाले गमले लगे हुए थे। एक बार उसका दिल चाहा कोई फूल तोड़ ले, मगर उसके बदले उसकी टांगें तोड़ दी जाती। अचानक सामने दरख्त के पास उसे एक लड़का दिखाई दिया। वो अकेला था और मसरूफ़ भी नहीं था। एक बाजू दरख्त पर टिकाए वो दूसरी तरफ देख रहा था। स्याह शर्ट
और स्याह लेदर की जैकेट उसने पहन रखी थी। वो काफ़ी दराज कद था। वो उसके पास आई। एक्सक्यूज़ मी। वो लड़का चौंक कर पलटा और उसे देखकर वो वाहिद लड़का था जो हैरान नजर आ रहा था। उसके बाल इतने बड़े नहीं थे। वो क्लीन सेव करता था, मगर इस वक्त चेहरे पे थोड़ी दाढ़ी नजर आ रही थी। आंखें भी उसकी थोड़ी मुख्तलिफ थी। उसने हाथ पे एक खूबसूरत ब्लैक घड़ी बांध रखी थी। आस्तीन फोल्ड कर रखे थे उसने। गुड लुकिंग था। चेहरे से ही वो काफ़ी संजीदा और रूखे मिजाज का लग रहा था। यस, वो मध्यम आवाज में बोला, और वो उसके नुकूस का जायजा लेकर फारिग हो चुकी थी। कैन यू टेल मी अबाउट कैंटीन? क्या आप मुझे कैंटीन के बारे में बता सकते हैं? इस सवाल पे वो रटा लगा चुकी थी। उस शख्स ने तीखी नज़रों से उसे देखा। सॉरी, आई डोंट नो। उसने इतने ही रूखेपन से जवाब दिया जितना रूखा उसका चेहरा था। अब की बार उसका गुस्सा आसमान को छू चुका था। बदअखलाकी, बेमरवती तो कोई इन अंग्रेजों से सीखे। किसी की मदद करना तो गुनाह समझते हैं ये लोग। अच्छा, भाड़ में जाओ, वो उर्दू में कहते ही पैर पटक कर पलटी। क्या कहा आपने? और सामने वाला मंजर तहलील हो गया। वो मगरमच्छ की तरह मुंह खोले एड़ी के बल घूमी। एक सेकंड के लिए भी उसने नहीं सोचा था कि सामने खड़ा शख्स पाकिस्तानी हो सकता है, और अब जब उसे मालूम हुआ तो घड़ों पानी को नहीं, पूरे समंदर को अपने ऊपर वो महसूस कर रही थी। किसी ने एलिजाबेथ की टावर उसके ऊपर गिरा दी हो। वो शख्स खफगी से उसे घूरता हुआ जाने के लिए मुड़ा और वो वहीं जम गई। अफसोस और शर्मिंदगी अपनी जगह, लेकिन इंग्लैंड जैसे मुल्क में अपने किसी पाकिस्तानी को देखकर महसूस होने वाली खुशी अपनी जगह थी। इस अजनबी मुल्क में कोई सायादार सजर उसके हाथ आया तो वो उसे यूं कैसे जाने दे सकती थी। वो भागती हुई उसके पीछे गई और उसके बराबर चलने की नाकाम कोशिश करने लगी। वो आगे देखता हुआ बड़ी संजीदगी से चलता जा रहा था। सुने, सुने, सुने प्लीज। उसने आवाज बाख्ता होकर उसे आवाज दी, मगर वो रुका नहीं। आप पाकिस्तानी हैं? उसकी संजीदगी के बावजूद वो खुद को बात करने से नहीं रोक पाई। नहीं, एक लफ्जी जवाब दिया गया। उसे थोड़ा हौसला मिला। तो आपको उर्दू कैसे आती है? ये कोई अहमकाना सवाल था जिससे सामने वाले शख्स ने उसे घूरना मुनासिब समझा, मगर रुकने का वक्त नहीं था उसके पास शायद। क्यों? उर्दू सिर्फ पाकिस्तानियों को ही आती है? चेहरा बेताशीर था। तो आप कहाँ से हैं? वो उसके बराबर चलने की कोशिश कर रही थी और इस कोशिश में वो काफ़ी थक गई। इंडिया, वही एक लफ्जी जवाब। क्या आप मुसलमान हैं? वो सवालात का सिलसिला ख़त्म नहीं करना चाहती थी, खामखा ही गुफ्तगू को तोल दिए जा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर से बेतुका सवाल। वो इतनी खुश थी कि उसके मुंह से बेरब्त जुमले निकले जा रहे थे। जो आप करने आई हैं? वो यकीनन इस अहमक लड़की के सवालों से जच हो चुका था। आप इतना तेज तेज क्यों चल रहे हैं? मैं थक गई हूँ। वो वाकई थक चुकी थी। सामने वाले ने फिर से मुखातिब को घूर कर देखा, जैसे वो यहाँ चहलकदमी के लिए आए हों। उसने कोई जवाब नहीं दिया। ये लंदन वाले इतने बदइखलाक क्यों होते हैं? एक और सवाल पूछा गया। मसरूफ़ होते हैं। उसने उसकी बात सही की। अच्छा, ये कैंटीन कहाँ है? असल सवाल उसने सबसे आखिर में पूछा। इसी यूनिवर्सिटी में। उसका मिजाज काफ़ी रूखा था, लेकिन वो उसके अंदाज पे कहाँ गौर कर रही थी। ज़्यादा दूर है क्या? पता नहीं। वहाँ से कुछ खाने के लिए तो मिल जाएगा ना? उसका भूख के मारे बुरा हाल था। जाहिर है, कैंटीन का मतलब क्या है? वो आजिज़ नज़र आ रहा था। वहाँ बिस्किट वगैरह तो होंगे।
शायद वो उसकी तरफ देखे बगैर जवाब देता जा रहा था। और अगर कैंटीन बंद हुआ तो उसे तशवीश हुई। तो मैं क्या कर सकता हूँ? जाने वो और कितने सवाल पूछने वाली थी। उसने आसमान की तरफ देखकर दुआ की, अगर आज कैंटीन बंद हुआ तो वो ज़रूर मर जाएगी। आप प्लीज़ मुझे कैंटीन का पता बताएं। 2 मिनट खामोशी के बाद उसने एक बार फिर बात शुरू की। हम उसी तरफ ही जा रहे हैं, उसने चबा चबा कर अल्फाज अदा किए। किस तरफ? वो बेध्यानी से बोली, जबकि उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया और वो इस गुफ्तगू में पहली बार रुक कर इस लड़की की तरफ देखने लगा, जो काफ़ी घबराई हुई सी मालूम हो रही थी। कैंटीन की तरफ। अब आपने कोई सवाल नहीं करना, आई बात समझ में? वो जरा ऊंची आवाज़ में बोला और आयत ने खामोशी में ही भलाई जानी और चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगी। हालांकि वो उससे कई और सवालात पूछना चाह रही थी, मगर वो भी शायद अंग्रेज़ों के साथ रह रह कर उनके जैसा बदअखलाक हो गया था। 2 मिनट बाद वो रुक गया, उसे भी रुकना पड़ा। वो है कैंटीन। उसने उंगली के ज़रिए सामने इशारा किया, जहाँ काफ़ी रश था, बहुत सारे लोग थे। वो तो देख कर ही घबरा गई। ओके थैंक्स। उस लड़के ने गौर से उसे देखा जब वो कैंटीन की तरफ जाने लगी। तभी उसने पीछे से आवाज़ दी, रुकें। उसने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। बताएं क्या क्या लाना है, मैं ला देता हूँ। वहाँ काफ़ी लड़के खड़े हैं। वो अजली संजीदगी से बोला। शुक्र है, कुछ तो उसमें पाकिस्तानियों जैसा था। उसने अपनी फरमाइश बताई और वहीं ईंटों वाले रास्ते से हटकर घास वाले प्लॉट में आकर बैठ गई। 5 मिनट बाद जब वो वापस आया तो उसके हाथों में बर्गर के साथ साथ कूक की कैन भी थी। वो खड़ी हो गई। उसने मतलूबा चीज़ें उसकी तरफ बढ़ाईं और जाने के लिए मुड़ा। वो बर्गर पाकर इतनी खुश थी कि उससे पैसों का भी नहीं पूछा। बर्गर बंद पैकिंग में था। उसने गौर से पैकेट को उलट पुलट कर देखा और ज़ोरदार चीख मारकर इस पैकेट को दूर फेंक दिया। जोर जोर से चलता हुआ वो शख्स जाते जाते मुड़ा और आसपास कुछ लोगों ने भी उसे रुक कर देखा। वो तशवीश से उसे देखते हुए उसके पास आया। वो उसे नहीं, मुंह खोले नीचे पड़े पैकेट को देख रही थी। व्हाट हैपेंड? वो उसके पास आ चुका था। ये इस पैकेट के ऊपर गधे की तस्वीर है। उसने पैकेट को देखा और गुस्से से सर झटका। वो जाने क्या क्या सोच रहा था। तो गधे का गोश्त तो हराम है ना? वो उदासी से बोली। तो आपसे किसने कहा आप गधे का गोश्त खाओ? वो जब्त के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए बोला। इस बर्गर में गधे का गोश्त है ना? वो तकरीबन रो देने को थी। उफ, क्या मुसीबत है ये लड़की, उसे पागल कर देगी। वो सिर्फ लोगो बना है उस पर। इस बर्गर में गोश्त है ही नहीं। जाने वो इस कम मग्ज लड़की को क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। नहीं, मैं फिर भी उसे नहीं खा सकती। आप प्लीज़ उसे चेंज कर आएं। उसने पैकेट उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। वो बादल न ख्वास्ता पैकेट पकड़ने पर मजबूर हो गया। उसने यकीनन इस लम्हे को कोसा होगा जब उसने उस लड़की से बात की। पैकेट पकड़कर वो एक बार फिर से कैंटीन की तरफ गया। आज का दिन उसका खराब गुजरने वाला था। वापस आलू के चिप्स उसे थमाते हुए जब वो मुड़ा तो एक बार उस लड़की ने उसे आवाज़ दी। उसने अब क्या हुआ वाली नज़रों से उसे देखा। थैंक्स। कितने पैसे हैं? उसने गहरी सांस खारिज की। इट्स ओके। नहीं, प्लीज़ ले लें, उसने इसरार किया। मैं लड़कियों से पैसे नहीं लेता, कहकर वो फिर से मुड़ा। तब आयत को याद आया उसने चिप्स खाने की तो ऑफ़र ही नहीं की उसे। खाएंगे आप? उसने गुस्से से मुट्ठियां भेज लीं और आयत ने बेअख्तियार अपना निचला होंठ दांतों तले दबाया। चिप्स, वो डरते हुए बोली थी और उसने पहली बार इस अंग्रेज नुमा इंडियन लड़के को मुस्कुराते हुए देखा।
मुस्कुराते हुए वो तूफान बर्पा करने की सलाहियत रखता था। थैंक्स, बट मेरा रोज़ा है। रोज़ा? ये किस महीने का रोज़ा था? वो हैरान थी। वो फिर से जाने लगा, लेकिन उसे एक बार फिर से रुकना पड़ा, क्योंकि उस लड़की ने फिर से उसे सुने कहकर रोक दिया। जी, आज उसका सब्र का रिकॉर्ड आज उसका सब्र का रिकॉर्ड तोड़ना था। थैंक्स। और उसे वो लड़की पागल लगी थी। जितनी बार थैंक्स बोलना है बोल दे, मैं यहीं खड़ा हूँ, लेकिन अगर मुड़ने के बाद आपने आवाज़ दी तो अच्छा नहीं होगा। वो उंगली से उसे वार्न करता हुआ बोला। नहीं, ये आखिरी बार था, वो खजल सी होते हुए बोली। वैसे आपको एक बात बताऊं? उसने गुस्से से इस शख्स को देखा। आप निहायत सड़ेल खड़ूस किस्म के इंसान हैं। अंग्रेज़ों के साथ रह रहकर आप उनके जैसे हो गए हैं, और आइंदा अगर मैं मर भी जाऊंगी ना, तब भी मैं आपको मदद के लिए नहीं बुलाऊंगी। गुस्से से कहती वो पलटी और बिना पीछे देखे आगे बढ़ी, जबकि वो वहीं बर्फ का बन गया था। दिल ही दिल में उसे कोसती वो दूर निकल आई। वो कब से उसकी बदइखलाकी को बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन आखिर में काम हो जाने के बाद उसने मुकम्मल भड़ास निकाल ली थी। उसने सोचा वो उससे कभी नहीं मिलेगी, लेकिन इस बार उसकी सोच गलत थी। कैसी हैं आप अम्मी? मैं बिल्कुल ठीक। मेरा लंदन भी एकदम ज़बरदस्त है। उसने चिप्स को दांतों से कुतरते हुए कहा और कूक की कैन होठों से लगाया। दिन का वक्त था। वो कमरे में बैठी थी। बाहर स्टूडेंट्स का काफ़ी शोर था। आज वो मम्मा को कॉल करने का इरादा किए हुए थी, मगर उन्होंने उससे पहले ही उसे कॉल कर दिया और लंदन जाने कर भूल जाने वाला शिकवा किया, जो अक्सर पाकिस्तानी बैरून मुल्क जाने वालों से करते हैं। अब वो उन्हें क्या बताती, यहाँ इतने बड़े मुल्क में इंसान अपने आप को भी भूल जाए। अचानक धड़ाम से दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर दाखिल हुआ। कोक उसके हलक में ही अटक गई। वो बुरी तरह खांसती खड़ी हुई। ओके मम्मा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया और सामने खड़े इस हाथी नुमा इंसान को देखने लगी, जो किसी भी एंगल से इंसान नहीं लगता था। उस स्याह फाम ने तो कहा था अफ्रीकन लड़का रहता है, मगर ये तो इंडोनेशिया के गेंडों जैसा था। उफ, हद से ज़्यादा काला, बड़े बड़े होंठ, बाहर निकला हुआ पेट। पाकिस्तान में होता तो पाकिस्तानी उसे आदमखोर का लक़ब ज़रूर दे देते। वो डरते हुए खड़ी हो गई। वो भी मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। उसने फौरन जोर से आंखें मीचकर दुआ की, काश ये कहीं गायब हो जाए, मगर आंखें खोलने पर उसे एहसास हुआ उसकी दुआ कबूल नहीं हुई। हाय स्वीटहार्ट। वो शायद मुसाफे के लिए या गले मिलने के लिए आगे बढ़ा, मगर उसने स्विच बोर्ड से लगा चार्जर खींचकर उसके मुंह पर दे मारा और चीख मार कर भागती हुई बाहर निकली। जल तू जलाल तो आई बला को टाल तू का वर्द करती वो 3-3 स्टेप एक साथ फलांगती नीचे पहुंची। वो क्या था, हाथी जैसा इंसान या इंसान जैसी हाथी? उफ, कितना भयानक था। अब वो क्या करे? वो उसके साथ कभी भी अपना रूम शेयर नहीं कर सकती। ये सब नामुमकिन था, लेकिन अब तो कोई और रास्ता भी नहीं था। वो रोने को तैयार खड़ी थी। आंसू का बंध कभी भी टूट सकता था, लेकिन वो बामुश्किल जब्त किए खड़ी थी। प्रिंसिपल से बात करने का वो सोच भी नहीं सकती थी। रात वाले वाक़ये के बाद एक नई फिजूल बात सुनकर वो तो उसे अहमक समझेंगे, और ये भी हो सकता है कि वो उसे एडमिशन ही ना दें। नहीं, लेकिन वो उस काले गेंडे के साथ भी नहीं रह सकती। बेबसी से आसमान की तरफ देखने लगी। यहाँ तो वो किसी को जानती भी नहीं थी जिससे मदद लेती या कुछ इन्फॉर्मेशन लेती। उफ, ये लंदन जाने और कितने इम्तिहान लेगी। हर जगह लड़कों और लड़कियों के ग्रुप खड़े नजर आ रहे थे। वो बेध्यानी से चलती हुई आगे बढ़ रही थी।
जाने कहाँ जा रही थी। तब उसे वो मुसलमान लड़का याद आया जिससे वो कुछ देर पहले मिली थी, लेकिन वो अब उसे कहाँ मिलेगा, और उसके साथ तो वो खुद ही बदतमीजी करके आई थी। क्या मालूम था जो अगले कुछ ही घंटों में उसे उस लड़के की ज़रूरत फिर से पड़ने वाली थी। ठीक है, वो उससे अपनी बदतमीजी के लिए माफ़ी मांग लेगी, लेकिन अब वो मिलेगा कहाँ। ये कोई 50 गज का स्कूल नहीं था, लंदन की बड़ी यूनिवर्सिटी, जहाँ इंसान चींटियों की तरह नजर आ रहे थे। वहाँ एक मखसूस लड़के को ढूंढना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था, और ऊपर से वो उसका नाम तक भी नहीं जानती थी। काश इस वक्त वो उससे उसका नाम ही पूछ लेती, या उससे उसका नंबर ही ले लेती। वो जितना भी गुस्से वाला सड़ेल क्यों न होता, था तो एक मुसलमान ना, उसका हम मजहब, और कुछ ना कुछ तो जरूर करता। कितना गैरतमंद नजर आ रहा था वो। उसने तो उसे कैंटीन जाने से भी ये कहकर मना कर दिया कि वहाँ लड़के खड़े हैं, तो इस मामले में भी वो उसकी मदद ज़रूर करता। वो अहमकों की तरह इधर उधर देखती वापस सुबह वाले रास्ते पर जा रही थी। जानती थी ये हिमाकत के सिवा कुछ नहीं, मगर एक बार देखने में हर्ज भी तो नहीं था। वो इसी दरख्त के पास चली आई जिसके पास वो बाजू टिकाए खड़ा था, मगर अब वो दरख्त उसका मुंह चिढ़ा रहा था। सूरज सर पे आ चुका था। दिसंबर के बावजूद भी धूप में हल्की सी तपिश जरूर थी, जो उसे इस वक्त महसूस नहीं हो रही थी। कुछ चलते हुए वो मुजीद आगे आई, जहाँ सुबह उसने चिप्स लेकर दिया था। वो जगह भी वही था, वो घास सिर्फ वही नहीं था, वो जगह भी वही था, वो घास सब वही था, सिर्फ वो ही नहीं था। जाने कहाँ था वो। उसे हर जगह ढूंढ रही थी, यूनिवर्सिटी के कोने कोने में। और एक बार उसने हिमाकत की इंतहा करते हुए एक लड़की से जाकर पूछा, सुबह यहाँ जो लेदर की जैकेट वाला लड़का खड़ा था, उसका नाम मालूम है आपको? उस लड़की ने जवाब तो क्या देना था, वो उसे मलामत भरी निगाहों से देखती हुई वहां से चली गई। वो अफसरदा चेहरा लिए वापस हॉस्टल की सीढ़ियों तक आई, लेकिन सीढ़ियों पर मौजूद उस लड़के को देखकर वो ठिठक कर रुक गई। चुटकी काट कर देखा, वो वही था। आंखें मसल कर देखा, हाँ वो वाकई वही था। वो आसपास से बेनियाज किसी से फोन पे बात कर रहा था। वो दौड़ती हुई उसके पास गई। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? जाते ही उसकी बेरफ्तगी शुरू हो गई। उसने चौंक कर उसे देखा, फिर आयत ने उसकी आंखों को बड़ा होते हुए देखा। वो भूल चुकी थी सुबह उसने कितनी बदतमीजी की, मगर ये बात वो भी भूल चुका हो ऐसा ज़रूरी नहीं था। आई विल कॉल यू लेटर। उसने फ़ोन कानों से हटाया और खड़ा हो गया। तो मुझे कहाँ होना चाहिए था? अब वो पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जा था। नहीं, मतलब मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। उससे बात नहीं बन पाई। और आप मुझे क्यों ढूंढ रही थी? वो हाथ सीने पे बांध कर पूछने लगा। ओ मुझे आपकी मदद चाहिए थी, उसने झिझकते हुए कहा। और आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं आपकी मदद करूंगा? अगर वो गुस्सा था भी, तब भी उसकी बातों से जाहिर नहीं हो रहा था। चेहरे पे दुनिया भर की संजीदगी सजाए वो बड़ी रुखाई से बात कर रहा था। क्योंकि आपने सुबह मेरी मदद की थी, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वो जाने के लिए मुड़ा और वो उसके पीछे ऐसे भागी जैसे कोई हाथ आया खजाना उससे दूर जा रहा हो। तो एक बार फिर से वही गलती करें। वो मासूमियत की इंतहा को पहुंच चुकी थी। मैं एक बार गलती बार बार नहीं करता। जब्त जब्त जब्त। इस वक्त वो रोजे के साथ यही कर रहा था। मुझे आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए। वो उसके बराबर चलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मुझे आपकी हेल्प करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो कौन सी बात कहाँ जता रहा था? क्या आप एक मजबूर मुसाफिर लड़की की जरा भी मदद नहीं करेंगे? वो रोने वाली थी। मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। जवाब उसी बेनियाजी से दिया गया। सामने वाले को उससे जरा भी हमदर्दी नहीं थी।
आपने इतना सारा पढ़कर यही सीखा है? अजली पाकिस्तानी फॉर्मूला। नहीं, लेकिन मैंने कछुए और बिच्छू वाली कहानी ज़रूर पढ़ी थी। वो शायद कछुए और खरगोश वाली कहानी थी, उसने सही करना जरूरी समझा। नहीं, कछुआ और बिच्छू। ये किस कोर्स बुक में थी? उसे तजज्जुस हुआ। जहाँ से मैंने पढ़ा। उसके सर में दर्द होने लगा जैसे सुबह हुआ था। आपने कहाँ से पढ़ा? वो असल मौजू से निकलकर कहीं और पहुँच गई, जहाँ से मुझे पढ़ाया गया। अगर बर्दाश्त करने का कोई एवॉर्ड होता तो यकीनन उसे ही मिलता, लेकिन मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा। उसे अफसोस हुआ। तो मैं क्या करूं? क्या उस कहानी में कछुआ और बिच्छू रेस लगाते हैं? अक्ल का थोड़ा बहुत गलत इस्तेमाल करते हुए वो बोली। वो तेज तेज चलते अचानक रुक गया और एक नागवार सी निगाह से मुखातिब को देखा। नहीं, अगर आप कहें तो मैं आपको कल वो कहानी लिख कर दूंगा, लेकिन मेरा पीछा करना बंद कर दें। उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उसके साथ ही आयत को याद आया। वो उसके पास कछुआ और बिच्छू वाली कहानी सुनने नहीं, किसी और काम के लिए आई थी, किसी बहुत ज़रूरी काम के लिए। तो आप मेरी मदद नहीं करेंगे? वो धमकी देने वाले अंदाज में बोली। बिल्कुल नहीं। वो एक बार फिर तेज चलने लगा। धमकी का भी उस पर कुछ असर नहीं हुआ। वो एकदम नर्म पड़ गई और आगे बढ़कर कमाल की बेतकल्लुफ़ी से उसका हाथ पकड़ लिया। वो जहाँ शॉक्ड था वहीं उस लड़की की दीदा दिलेरी पर हैरान भी था। उसने अपने हाथ को देखा जिसे उसने काफ़ी मजबूती से पकड़ रखा था। उसकी आंखों से सैलाब जारी हो गया। वो मुजीद अपने आंसू रोक नहीं सकी और फूट फूट कर रो पड़ी। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? यहाँ कोई मेरी मदद नहीं करता, मैं किसी को नहीं जानती। वो दोनों हाथों से चेहरा छुपाकर सिसक पड़ी। और उसके लिए ये बिल्कुल नई सिचुएशन थी। लड़कियों को रोता हुआ देखकर उसे उलझन होने लगती। वो कई पल उसे देखे गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कैसे चुप कराए। ओके ओके, आपको जो भी हेल्प चाहिए मैं कर दूंगा, लेकिन आप रोना बंद करें। उसने दुपट्टे से अपनी सुर्ख नाक और आंखों को साफ किया और उसे शुरू से लेकर आखिर तक सारी रवादात सुनाई। वो खामोशी से उसे सुनता रहा। जब वो खामोश हुई तब वो सिर्फ इतना बोला, नो प्रॉब्लम। वो लड़का आज के बाद आपके रूम में नहीं आएगा। आयत को लगा वो मजाक कर रहा है या टालने की कोशिश कर रहा है। उसने बेयकीनी से उसकी आंखों में देखा। बोला ना नहीं आएगा। वो उसकी बेयकीनी पड़ चुका था। जब वो जाने के लिए मुड़ा तो पीछे से उसने आवाज़ दी। वो झिंझला कर पलटा। आपका नाम क्या है? जो सवाल उसे सबसे पहले पूछना चाहिए था वो अब पूछ रही थी। अनुशेर रज़ा। वो अब भी संजीदा था और एक बार फिर जाते जाते उसे पीछे मुड़ना पड़ा, क्योंकि उस लड़की ने एक बार फिर उसे आवाज़ देकर रोक दिया। सॉरी एंड थैंक्स, वो आंखों को रगड़ते हुए बोली। कुछ और कहना है? खड़ूस, सड़ेल या अंग्रेज़? वो निम आंखों के बावजूद मुस्कुरा दी और वो एक बेतासीर निगाह उस पे डालकर वहाँ से चला गया। आधे घंटे तक वो यूं ही यूनिवर्सिटी में चक्कर लगाती रही। फिर जब वो कमरे में पहुंची तो वो अफ्रीकन अपना बैग उठाए बाहर निकल रहा था। उसे दरवाजे पे देखकर एक कच्चा चबा जाने वाली नज़र उसने आयत पर डाली और वो बौखला गई। समझ नहीं सकती थी कि वो गुस्सा कमरे से निकाल दिए जाने पे है या उसके चार्जर उसके मुंह पे मारने पर। बहरहाल उसके जाने के बाद उसने सुकून का सांस लिया। ये सब कितनी आसानी से हो गया। जाने अनुशेर ने क्या किया होगा। बहरहाल वो उसकी मशकूर थी और उससे शर्मिंदा भी। अब एक कमरा सिर्फ उसी का था, लेकिन उसकी एक खुशफहमी यूं गलत साबित हुई। शाम के वक्त एक इंडियन पूजा नामी लड़की कमरे में आ गई। जो भी थी, खैर वो लड़की तो थी। अनुशेर से वो उसके बाद भी दोबारा मिली और हर बार सिर्फ मदद के लिए ही मिली।
अब वो बिना किसी एतराज के उसकी मदद करता था। ये इन आंसुओं का असर था शायद, लेकिन मदद के अलावा वो कोई बात नहीं करता था। पता नहीं वो लड़कियों से इतना दूर क्यों भागता था। और इन कुछ ही मुलाकातों में आयत ने जान लिया कि वो काफ़ी मजहबी है, इस्लाम और अल्लाह से बहुत मोहब्बत करने वाला। जन्नत तेजी से भागती हुई घर में दाखिल हुई। धड़कन अभी तक बेकाबू थी। उस इंसान का चेहरा बार बार आंखों के सामने आ रहा था। वो उसे जहन से झटकाना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। उसके अलावा जहन में कुछ था ही नहीं। आंखें खोलने पर भी उसे वही नज़र आ रहा था और बंद करने पर भी वही चेहरा। उसने माथे को छू कर देखा, जहां पसीना ही पसीना था। तेज तेज भागने की वजह से उसका सांस फूला हुआ था। घर के दरवाजे पे टेक लगाकर वो खड़ी थी। सभी घर वाले इतनी सर्दी में अंदर आग जलाए बैठे होंगे। किसी को नहीं मालूम बाहर जन्नत के साथ क्या हो रहा है। किसी को तो क्या, उसे खुद भी नहीं मालूम था ये क्या हो रहा था। बस वो बार बार दरूद पाक का वर्द करके अपने ऊपर फूंक रही थी और अल्लाह से दुआ कर रही थी, मुझे गुमराह होने से बचाएं। वो बड़ी देर तक दरवाजे के साथ खड़ी रही और फिर उसके पांव थकावट की वजह से सिल हो गए। वो वहीं लकड़ी के दरवाजे के पास ही बैठ गई। चेहरे पे कई खौफनाक तासरात थे, डर के, घबराहट के, वहशत के। आंसू का एक रेला जो आंखों से रवां था। वो तब चौंकी जब उसके पास गुड़िया आकर उसे झिंझोड़ने लगी। जन्नत बुआ, क्या हुआ आपको? उसने तशवीश से उसे देखते हुए पूछा। वो कुछ सुन क्यों नहीं पा रही थी। वो बस गुड़िया के होंठ हिलते देख रही थी और फिर गुड़िया का चेहरा हवा में तहलील हो गया। उसमें एक और नया चेहरा उभर आया, कुछ जानी पहचानी सी आंखें, कुछ मानूस से होंठ। वो झटका खाकर उठी और जाकर वजू करने लगी। गुड़िया कुछ समझ ही नहीं सकी और उन्हें उनके हाल पे छोड़कर वो आम के दरख्त से बंधे झूले से झूलने लगी। वजू करने के बाद वो कुरान पाक बाहर ले आई और खुले आसमान तले चारपाई पर बैठकर जोर जोर से तिलावत शुरू कर दी। उसकी आवाज़ भर्राई हुई थी। वो बार बार आंसू को पीछे धकेल रही थी। तिलावत करते हुए भी बार बार उसका जहन उस शख्स की तरफ जा रहा था। कुरान पाक के अल्फाज में भी वही एक चेहरा नजर आ रहा था। ये कैसी बेबसी थी, कितनी बेचारगी का आलम था। उसे अपनी मदद पे पहली बार अफसोस हुआ। काश वो उसकी आंखों में न देखती, या फिर वो उसकी मदद के लिए ही न जाती। लेकिन अब क्या हो सकता था? जो होना था वो हो चुका था। उसे यकीन था वो उस चेहरे को भुला देगी, मगर उसका यकीन बहुत जल्द ही हवा में उड़ने वाला था। कुरान पाक की तिलावत भी उससे नहीं हो सकी। अल्फाज आंखों से दूर होते जा रहे थे और एक तस्वीर करीब से करीब तर आती जा रही थी। शाम के वक्त सभी घर वालों को तशवीश हुई और तशवीश होना लाजमी था। उसकी शक्ल ही ऐसी बनी हुई थी, चेहरा सुर्ख था और वो बात करते करते अचानक कहीं खो जाती। दादी अपने पुराने ख्यालात को बरकरार रखते हुए कहने लगी, जरूर मेरी बच्ची से कोई भूत चिपट गया है। हाँ, वाकई कोई भूत ही था जो उसके पीछे पड़ा था। भाभी ने कहा, वो सारी सारी रात जाग कर नवाफिल अदा करती है और तस्बीह पढ़ती है और दिन को भी अक्सर वक्त कुरान पाक की तिलावत करती है। इस वजह से उसकी ये हालत हुई है। अब वो क्या कहती, उसने ज़िंदगी में पहली बार कुरान पाक की तिलावत अधूरी छोड़ दी बिना किसी वजह के। और यही हाल उसका रात को था। खाना खाना तो दूर, वो पानी का एक घूंट भी हलक से उंडेल ना सकी। कच्ची उम्र की कच्ची फूल थी और पल भर में टूट गई। वजूद टुकड़े टुकड़े हो गए। सोचा न था कभी ये भी होगा। चांद को देखते हुए वो बार बार उसमें किसी का अक्स ढूंढती रही। चांद उसे हमेशा ही खूबसूरत नजर आता, मगर पहली बार उसे चांद को खूबसूरत नहीं लग रहा था।
चांद में जो एक तस्वीर थी वही खूबसूरत थी, बस दुनिया की हर शय से ज्यादा। वो भागती हुई आई थी वहां से खुद को बचाने के लिए, मगर वो कहाँ बच सकी। जिससे वो भाग रही थी वो उसके पीछे पीछे चला आया, उसकी सांसों के साथ। वो आई थी मगर वो नहीं आई थी, उसका सिर्फ जिस्म लौट आया था। रूह और दिल वो कहाँ रह गए थे। वो उनको कहाँ छोड़ आई थी, उस पहाड़ी पे वहीं कहीं जहां वो खुद को छोड़ आई थी। वो मोड़ तो बहुत पीछे रह गया था। फिर वो बार बार क्यों सोच रही थी। आंखें इतनी प्यासी क्यों थीं, दिल उदास क्यों था, कुछ अच्छा क्यों नहीं लग रहा था, हर मंजर वाजे क्यों नहीं था। और वक्त वो क्यों इतना आगे निकल गया। वो सुबह थी और अब रात। वो समा कुछ और था और ये कुछ और। उसके दिल में अचानक एक ख्वाहिश क्यों उभरी कि वक्त रुक जाता और पीछे लौट जाता, चंद घंटे वापस पीछे चला जाता और फिर क्या होता। या अल्लाह, ये मुझे क्या हो रहा है। मैं क्यों उसके बारे में इतना सोच रही हूँ। उसने दिल के सामने हाथ जोड़ दिए और दिल यूं हंसा जैसे छोटे बच्चे की बात पे हंसा जाता है। दिल ने उसे कैद कर लिया। वो दिल की कैदी बन गई। और जो दिल के कैदी होते हैं वो तो अपने आप में भी नहीं रहते। उस रात सर्दी इतनी थी कि हड्डियों के अंदर घुसी चली जाती। एक तो दिसंबर का महीना था और ऊपर से बर्फानी इलाका, तो सर्दी उरूज पर पहुंच चुकी थी। मगर उसने अपने हाथों को देखा, वो सर्दी क्यों महसूस नहीं कर रहे थे। उसने जाए नमाज बिछाकर नवाफिल अदा किए, मगर उसका ध्यान वहां नहीं था। वो अल्लाह की याद से भी गाफिल हो रही थी। किसके लिए। एक मर्द के लिए जिससे वो सिर्फ एक बार मिली। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में देखा और एक लम्हे की खता के बदले दिल ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। वो रोती आंसू बहाती सजदे में पड़ी अल्लाह ताला से अपने लिए रहम की भीख मांग रही थी, सिराते मुस्तकीम मांग रही थी। उसके बावजूद भी उस चेहरे ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो कोई आसेब था जो उससे चिपट गया था। कमरे में अंगीठी जल रही थी। वो अंगीठी के पास आई। एक अंगारा निकाल कर उसने अपने हथेली पर रखा और अपने आप से पूछा, जब मैं ये आग बर्दाश्त नहीं कर सकती तो जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करूंगी। वो पूरे एक हफ्ते तक फिर से लकड़ियां काटने नहीं गई, लेकिन पूरे हफ्ते में एक लम्हा भी ऐसा नहीं आया जब उसे वो ना याद आया हो। उसे खुशफहमी थी कि वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी याद से पीछा छुड़ा लेगी, लेकिन ये सिर्फ एक खुशफहमी थी, उसके अलावा कुछ न था। वो चलते चलते रुक जाती, बैठे बैठे खो जाती, खाना खाते हुए कहीं और पहुंच जाती। एक बार तो हद ही हो गई। वो सबके साथ बैठी खाना खा रही थी, जब रोटी का टुकड़ा सालन में डुबोने के बजाय पानी में डुबोकर मुंह में डालने लगी। उसे होश तब आया जब राम, गुड़िया और उरूज के कहकहे गूंज उठे। बाकी घर वाले भी मुस्कुराहट छुपा रहे थे। वो खुद भी बुरी तरह झेंप गई। तीनों बच्चे काफी देर तक हंसते रहे और वो उनसे निगाहें नहीं मिला सकी। दादी कहती थी, मेरी बेटी पागल हो गई है। सही तो कहती थी। वो पागल ही तो हो गई थी, वो अलबेली हो गई थी। उसकी याद के बावजूद वो नमाज कुरान से गाफिल नहीं हुई। तवज्जो होती या ना, लेकिन वो फर्ज जरूर अदा करती। जिंदगी में एक स्टेज ऐसा होता है जो कोई और तो क्या, इंसान खुद भी कभी कुछ समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो अपने आप से भी दूर दूर रहने लगता है। बादल एक बार फिर आसमान पर कब्जा जमाने आ गए। गुड़िया को हमेशा एतराज रहता, ये बादल हमारे इलाके में ही क्यों आते हैं, दूर क्यों नहीं जाते। तब वो उसे बड़ी मोहब्बत से समझाती, बारिश अल्लाह ताला की नेमत है। वो बारिश बरसाता है तभी फसलें और दरख्त सरसब्ज होते हैं।
क्या अल्लाह मियाँ ज़मीन को नहलाता है? वो मासूमियत से पूछती। जन्नत मुस्कुरा देती। उसकी उम्र इतनी नहीं थी जो वो उससे लंबी चौड़ी बहस करती, इसलिए सर असबात में हिला देती। लेकिन उसके बरअक्स राम उसकी बातें जल्दी समझ जाता। शायद वो ज़हीन था, या फिर वो तवज्जो से सुनता था, या इसलिए क्योंकि वो लड़का था। लेकिन उसने कभी उस बात पे गौर नहीं किया। वो सिर्फ समझता नहीं था, वो मानता भी था। लाख शरारती सही, लेकिन जन्नत के बाद उसके लिए पत्थर की लकीर होती। उरूज भी ज़्यादा चूं चरा नहीं करती थी, बस गुड़िया को कभी कभी एतराज होते। अल्लाह ताला ने मुझे स्कूल में फर्स्ट पोजीशन क्यों नहीं दी? तब वो उसके गालों पे हाथ रखकर कहती, ज़रूर तुमने मेहनत नहीं की होगी। जिस पे वो मुंह बिसोर कर कहती, लेकिन मैंने दुआ तो की थी ना। तुमने सिर्फ दुआ की होगी, और किसी ने दुआ के साथ साथ मेहनत भी की होगी, तो यकीनन उसी की दुआ कबूल होती ना। गुड़िया को उसकी बात समझ में नहीं आती। अक्सर उसे समझाते हुए वो कई कई मुख्तसर मिसालें बनाती। तब राम कहता, ये तो है ही पागल, जन्नत बुआ मुझे समझाओ। और वो खफगी से राम को घूर कर कहती, बिल्ली जैसी आंखों वाले दफा हो जाओ, ये मेरी बुआ है, तुम्हारी क्या लगती हैं? तब राम उदासी से उसे देखता और पूछता, वो उसकी क्या लगती है? तब वो उसके गालों की चुटकी काट कर कहती, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारी आपी। वो फिर से खुश होकर गुड़िया को चिढ़ाने लगता। इस इलाके में दिन को भी अक्सर अंधेरे का समा होता, क्योंकि सूरज के ऐन सामने काले बादल आकर खड़े हो जाते थे। और यही हाल उस दिन भी था। वो लकड़ियां काटने के बारे में सोच रही थी, लेकिन सूरज भी लुका छुपी खेल रहा था। मगर उसके बावजूद उसने इरादा मुलतवी नहीं किया। सफ़ेद चादर नुमा शाल को अपने गिर्द अच्छी तरह लपेट लिया, सर को भी स्कार्फ से छुपा लिया। वो लड़का जो भी था, उसके बारे में वो ये सोच कर निकली थी कि वो एक सियाह था जो महज सैर व तफरी के लिए आया होगा और वापस चला गया होगा। उमूमन 4-5 दिन से वो रहते नहीं थे। कुल्हाड़ी, रस्सी और गुड़िया की उंगली थाम कर वो बाहर निकली। आज उसके साथ चलने के लिए सिर्फ गुड़िया ही थी। राम और उसकी किसी बात पे लड़ाई हुई थी जो हमेशा होती रहती थी, इसलिए वो साथ चलने से इनकार कर चुका था। और उरूज को थोड़ा होमवर्क करना था, इसलिए वो गुड़िया को साथी बना चुकी थी। बर्फ की तह काफ़ी हद तक ऊपर आ चुकी थी। गुड़िया को बर्फ पे चलना हमेशा मुश्किल लगता। उसकी ज़ुबान पे हर वक्त यही शिकवा रहता, बर्फ दूसरी तरफ क्यों नहीं पड़ती? तब वो उससे कहती, क्योंकि अल्लाह ताला हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और दूसरे लोग पैसे देकर सफ़र करके हमारे इलाके में बर्फ़ देखने आते हैं, जबकि हम बिना पैसों के ही अल्लाह ताला के नेमतों से फैज़याब हो रहे हैं। वो पल भर के लिए मुस्काती। जन्नत बुआ, अल्लाह कहाँ है? उसने चलते चलते अचानक पूछा। अल्लाह आसमानों के ऊपर हैं, और तुम्हारे बिल्कुल पास। तो मुझे नज़र क्यों नहीं आते? वो हैरान होकर पूछने लगती। तुम्हें मालूम है, तुम्हारे जिस्म के अंदर एक दिल है जिसके ज़रिए तुम जिंदा हो। अगर वो ना हो तो तुम मर जाओगी। वो पूरे जिस्म में खून को कंट्रोल करता है, लेकिन तुम उसे देख नहीं सकती। मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि दिल है ही नहीं। इसी तरह तुम सूरज को नहीं देख सकती, क्योंकि तुम्हारी आंखें चुंधिया जाएंगी। जब तुम सूरज को नहीं देख सकती तो सूरज बनाने वाला तुम्हें कैसे नज़र आएगा? लेकिन तुम उससे मिलोगी, तुम उसे देखोगी, हर इंसान उसे देखेगा, लेकिन मरने के बाद। और अल्लाह ताला तो हर जगह मौजूद है, इन पहाड़ों में, इन दरख्तों में। ये सब अल्लाह ताला की तख्लीक की हुई नेमतें हैं। उसने हमेशा की तरह प्यार से उसे समझाया। ओके, मैं समझ गई। अच्छा ये बताओ, अल्लाह ताला ने हमें क्यों पैदा किया? उसने एक और सवाल पूछा। अपनी इबादत के लिए। लेकिन दादी तो कहती हैं
तुम मनहूसियत फैलाने के लिए पैदा हुई हो। वो मुंह बनाकर खफगी से बोली। जन्नत मुस्कुरा दी। वो तो यूं ही कहती हैं, हम सब इबादत के लिए बनाए गए हैं। जिस तरह तुम स्कूल जाती हो, फिर होमवर्क करती हो और उसके बाद एग्ज़ाम्स देती हो, बिल्कुल वैसे ही अल्लाह ताला ने हमें होमवर्क के लिए भेजा है और हम इस वक्त एग्जामिनेशन हॉल में मौजूद हैं। लेकिन हम तो बर्फ़ के ऊपर चल रहे हैं, वो शरारत के साथ बोली। उफ अल्लाह, मैं सिर्फ मिसाल दे रही हूँ पगली। और इस इम्तिहान का रिजल्ट कब आएगा? रोज़े महशर। गुड़िया एक भी बात नहीं समझ सकी और बाकी का रास्ता खामोशी से इधर उधर देखते हुए चलने लगी। जन्नत के जहन में जो थोड़े बहुत ख्यालात आ रहे थे वो उन्हें झटकने की कोशिश कर रही थी, मगर वो इस कोशिश में बुरी तरह नाकाम हो रही थी। परिंदे हमेशा की तरह आसमान के ऊपर डेरा डाले हुए थे। अचानक चलते चलते एक ढलवान रास्ते पे गुड़िया गिर गई। जन्नत ने पीछे मुड़कर देखा तो वो मुंह के बल बर्फ के ऊपर पड़ी हुई थी। जन्नत बुआ, प्लीज़ अपना हाथ दें मुझे, उसने जैसे इल्तिजा की, लेकिन जन्नत बेनियाजी से हाथ बांध कर खड़ी हो गई। खुद उठने की कोशिश करो। गुड़िया को उस पे गुस्सा आया। ये कौन सा मौका था ये सब करने का? मैं नहीं उठ सकती, वो रोने वाली थी। हालांकि उसने उठने की कोशिश भी नहीं की थी। तुम उठ सकती हो गुड़िया, बस कोशिश करो। सारी ज़िंदगी दूसरों पे मुनहसर मत रहा करो, क्योंकि कोई तुम्हारा साथ हमेशा नहीं निभाएगा। सारी ज़िंदगी तूने अकेले गुजारनी है, तो किसी और का सहारा लेने से बेहतर है खुद अपना सहारा बनो। इस वक्त उसे जन्नत की फ़िलॉसफ़ी से चिढ़ होने लगी और कोशिश करके वो खड़ी होने में कामयाब भी हो गई। इन दोनों ने एक बार फिर अपना सफ़र शुरू किया। फिर गुड़िया को ही एक जगह सूखी लकड़ी का दरख्त नजर आ गया और वो वहीं उस तरफ मुड़े। रस्सी एक तरफ रखकर उसने कुल्हाड़ी उठाई। गुड़िया तब तक बर्फ का घर बनाने लगी। बादल पहले की निस्बत कम हो चुके थे, लेकिन सर्दी का जोर वैसे ही बरकरार था। वो पूरे इंहमाक से लकड़ियां काटने में मसरूफ़ हो गई। जब सेकंड के 1000वें हिस्से में उसे महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है, तेजी से गर्दन घुमाकर देखने पे वो पत्थर हो गई जैसे 1 हफ्ता पहले हुई थी। सामने नजर आते मंजर पे यकीन मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं। वो उसे इतनी बार देख चुकी थी, अब जब हकीकत में वो उसके सामने था तो वो उसे वहम ही लग रहा था। वो सांस लेना भी भूल गई। दोनों की निगाहें एक दूसरे का तवाफ कर रही थी। जिस्म के अंदर कुछ था जो अपनी नॉर्मल रफ्तार में नहीं था। या अल्लाह, ये कोई ख्वाब था या कोई हसीन ख्वाब जिसे वो छू कर देखती तो तहलील हो जाता, मगर वो इस तरह यूं यहाँ। फिर उसे याद आया, उसका चेहरा खुला है। उसने शॉल को उंगली के जरिए मुंह पर लपेटा और उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करती बैठकर रस्सी को यूं ही खामखा बनाने लगी। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। बहुत जल्दी उसे एहसास हुआ हाथ सर्दी की वजह से नहीं, किसी और वजह से कांप रहे हैं, और वो भी हाथ बांधकर जैसे उसकी घबराहट को एंजॉय कर रहा था। अस्सलामु अलैकुम, वो कितनी देर बाद बोला, और तब उसे महसूस हुआ वो कोई ख्वाब नहीं। तस्वीर ख्वाब हो सकती है, लेकिन आवाज़, वो आवाज़ जो उसके कानों में कैद हो चुकी थी, और वो सलाम का जवाब देना चाह रही थी। उसने मुंह खोला, होंठ हिलाए, मगर आवाज़ क्यों अटक गई थी। गुड़िया भी खेलते खेलते उसे एकटक देखे जा रही थी, मगर इन दोनों में से कोई उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। मैंने उस दिन बहुत इंतज़ार किया था आपका, लेकिन आपने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। रात तक मैं इन्हीं पहाड़ों पे खड़ा रहा, इन बर्फ़ और दरख्तों में आपको ढूंढते हुए, मगर आप मुझे नहीं मिली। फिर मैं अगली सुबह यहाँ आया और मगरिब तक खड़ा रहा, और इस तरह मैं पूरा हफ्ता यहाँ आता रहा।
सुबह से रात तक सिर्फ आपका ही इंतज़ार करता रहा, मगर आप जाने कहाँ खो गई थी। मेरा पूरा ट्रिप वापस चला गया, मैं अकेला रह गया सिर्फ आपको फिर से देखने के लिए। और मैं हमेशा यूं ही आता, सुबह से शाम तक, जब तक आप मुझे नज़र ना आती, चाहे सदियां गुजर जाती। ये क्या कर दिया आपने? आपने उस दिन मेरी जान बचाकर भी मेरी जिंदगी ले ली। आपने मुझे दुनिया से ही गाफिल कर दिया। कौन सा जादू कर दिया आपने? वो हिल नहीं सकी। वो पूछ रहा था कौन सा जादू किया है आपने, और वो भी उससे पूछना चाहती थी कि उसने ये क्या कर दिया है, मगर जुबान एक बार फिर बोलने से इनकारी हो गई। वो साकत वजूद लिए वहीं बैठी रही, हिल भी नहीं पा रही थी, कोशिश के बावजूद भी नहीं। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मेरी आंखें सब कुछ कह रही हैं। आप उनमें लिखी हुई तहरीर पढ़ सकती हैं। पहले अगर ज़िंदगी के लिए सांस की ज़रूरत थी, तो अब आप भी सांस बन गई हैं। आप प्लीज़ कुछ बोलें, इस तरह यूं खामोश ना रहें। आप उस दिन भी खामोश थीं, आज भी खामोश हैं, लेकिन आपकी आंखें बोल रही हैं सब कुछ जो आप नहीं कह पा रही हैं। वो कुछ और भी कहना चाहता था, मगर वो खड़ी हो गई। उसने महसूस किया है कभी कभी सांस लेना भी मुश्किल होता है। वो कह रहा था, आप खामोश ना रहें। वो उससे कहना चाहती थी, आपने मुझे बोलने के काबिल ही कहाँ छोड़ा है, और ये आंखें, ये हमेशा दिल की चुगली क्यों करती हैं। वो खामोशी से गठरा उठाकर अपने सर पर रखने लगी और गुड़िया की उंगली पकड़कर जाने लगी। वो उसे छोड़कर जा रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे उस दिन छोड़ गई थी, लेकिन आज वो अपने आप को भी यहीं इन्हीं पहाड़ों में छोड़कर जा रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे उस दिन छोड़कर गई थी। कल को मैं आपका इंतज़ार करूँगा, वो कह रहा था। और क्यों कह रहा था? ये शख्स पहले भी उस पे कातिलाना हमला कर चुका था। वो उसे एक बार फिर से घायल कर गया। उफ, ये मोहब्बत, मोहब्बत। आसमान पे उड़ते चिड़ियों ने चूं चूं शुरू कर दी। तो क्या मैं उससे मोहब्बत करती हूँ? दिल आज कौन सा सच बता रहा था उसे। बड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ उसके गालों पे कुछ पानी है। वो जानती थी वो पीछे खड़ा होकर उसे देख रहा होगा, और तब तक देखेगा जब तक कि वो गायब न हो जाती। लेकिन वो तो गायब हो चुकी थी, अब क्या बचा था? जन्नत बुआ, ये कौन था? गुड़िया बार बार पीछे मुड़कर उस शख्स को देख रही थी। वो क्या कहती? गुड़िया, तुम घर में किसी को नहीं बताओगी इस शख्स के बारे में, उसने सख्ती से मना किया। क्या मैं झूठ बोलूं? नहीं, तुम सिर्फ सच छुपाना, वो भर्राई हुई आवाज़ में बोली। सच छुपाना भी एक किस्म का झूठ होता है ना? उसने मासूमियत से पूछा, और उसके मुंह पे ताला लग गया। ये सबक उसने गुड़िया को खुद ही सिखाई थी, और आज उसने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब था ही नहीं शायद। बाकी का रास्ता खामोशी से तय हुआ। दोस्तों, आज की एपिसोड आपको कैसी लगी? अपनी राय ज़रूर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।